बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन्स मेथड ये डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम मज़ीद वेरिएशंस हैं न्यूटन्स मेथड की, सेकंड मेथड एंड द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मेथड सामने लिखा हुआ है ये न्यूटन्स मेथड है, और अगर एफ प्राइम ऑफ पी एन ज़ीरो हो जाए तो ये मेथड फेल हो जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हमारे पास कर्व इस तरह से मूव कर रही है हमारे पास, और हम इनिशियल पॉइंट लेते हैं ऐसी जगह पे, ये इनिशियल पॉइंट ले लें या एट एनी स्टेज हमारे पास जो पॉइंट था वो इस पे मतलब टेंजेंट आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पी नॉट लूँ, इसको पी नॉट लेने के बाद मेरे पास ये पॉइंट आएगा, और लेट से ये जो पॉइंट है ये यहाँ से होकर गुजर रहा था, और ये मुझे P1 मिला। P1 पे मैं जब दोबारा ऊपर गया, सॉरी, तो ये न्यू पॉइंट हमें मिल रहा है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास जो स्लोप है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, और हमें पता है कि जब स्लोप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इस केस में जो स्लोप होता है वो ज़ीरो होता है। सो इफ स्लोप इज horizontal, so its value is 0. So its value is 0. अब इस केस में ऐसा होगा कि ये जो लाइन है ये कहीं भी एक्सेस को टच नहीं करेगी। जब एक्सेस को टच नहीं करेगी तो हमें P2 पॉइंट जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये उस वक्त होगा जब हमारे पास f प्राइम ऑफ पी एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, क्योंकि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो 0 है। तो ये बात आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है कि न्यूटन मेथड फेल कब होता है और क्यों होता है, और फिर मज़ीद ये कि ग्राफिकली उसका मीनिंग क्या होता है। अब हमने इस जो फेलियर है हमारा, इस फेलियर को हमने रिमूव करना है ताकि हमारा मेथड जो है वो वर्केबल हो जाए। अब फेलियर को रिमूव करने से पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, एंड विच इज़ रेलेवेंट टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। आई होप कि आपको डेरिवेटिव अच्छी तरीके से क्लियर होगा, और ये मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। तो यहाँ से आपने बिल्कुल वीडियो जो है ये तवज्जो से देखनी है ताकि ये वाला पार्ट आपका मिस ना हो जाए। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो कंप्लीट जो सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव हमारे पास वो क्या होता है। लेट्स से ये हमारे पास कर्व है, और इस कर्व पे हम रेट ऑफ चेंज देखना चाह रहे हैं एट एक्स नॉट पे। अब एक्स नॉट पे जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है, क्योंकि ये कर्व अगर एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो वैल्यू होगी, इसको अगर मैं डार्क कर देता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की इक्वल होगी, क्योंकि ये एक्स नॉट पे मौजूद है कर्व के ऊपर। तो एट वाई पे हम ये ले लेंगे, इसको वाई नॉट भी कह देते हैं और एक्स नॉट भी कह देते हैं। सिमिलरली इसको अगर मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज कर दें अगर, तो दूसरी वैल्यू हम कोई भी लेते हैं इस पॉइंट पे, दिस इज एनी वैल्यू एक्स, और एक्स पे जब इसकी हम वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू अराउंड होगी
एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगी। एट सम स्टेज हम इसको x1 भी बोलेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिग लेट से इट इज x। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम एवरेज चेंज देखें, एवरेज चेंज फ्रॉम x नॉट टू x, एवरेज चेंज देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमने हॉरिजॉन्टल कितनी चेंज की है और हमारी वर्टिकल चेंज जो है वो कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल चेंज जो है वो है हमारे पास x माइनस एक्स नॉट, और वर्टिकल चेंज जो है हमारे पास, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, और ये वाली जो हाइट है ये हाइट है एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना। ये वाली हाइट जो है हमारे पास ये एक्स नॉट है, और ये जो कंप्लीट हाइट है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है। तो ये डिफरेंस जो होगा, यानी यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ कंप्लीट हाइट पे, तो डिफरेंस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स में से इस पूरी में से अगर एफ ऑफ एक्स निकाल दिया जाए तो बाकी ये वाली हाइट बचेगी, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है इसमें वो होता है कि राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। तो राइज हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। So this will be the average change. अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं चेंज जो है वो यहाँ पे एक्स नॉट पे फाइंड करना चाह रहा हूँ कि एक्स नॉट पे क्या रेट ऑफ चेंज था, लेकिन जब मैंने एक्स और एक्स नॉट को करके देखा तो मुझे ये एक्स काफ़ी दूर है एक्स नॉट से, तो एवरेज चेंज जो है वो एग्जैक्टली एक्स नॉट की चेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी। मैं क्या करता हूँ, एक्स को थोड़ा यहाँ से क्लोजर लेकर आता हूँ। अभी तक आप अगर देखें तो बेसिकली ये जो हमारे पास फार्मूला बना है ये इस लाइन के स्लोप का फार्मूला बन गया है, ठीक है। इस लाइन पे एक पॉइंट क्या है हमारे पास, x और f ऑफ x है, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारे पास है x नॉट और f ऑफ x नॉट। तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई x माइनस एक्स नॉट। तो ये इस लाइन का फार्मूला बना है, और ये वो लाइन है जो कि बेसिकली कर्व को दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन, और नाम से आप लोग जान सकते हैं कि इस सीकेंट लाइन का इस सीकेंट मेथड के साथ एक रिलेशन है। तो ये अब अगर आप एंड तक देखते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीकेंट लाइन का सीकेंट मेथड के साथ क्या रिलेशन है। अब अगर मैं इसको क्लोजर करता हूँ थोड़ा, मैं एक्स को यहाँ पे ज़रा करीब लेकर आता हूँ, ठीक है। x1 यानी x जो है अब अप्रोच कर रहा है x नोट को, और अप्रोच करते हुए ये x1 तक पहुँच गया। x1 पे जो हम पहुँचेंगे तो कर्व के इस पॉइंट पे होंगे, और इस पॉइंट पे डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू होगी वो f ऑफ x1 आ जाएगी। अब यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये जो कर्व पे हमने लेकर जाना है ना इसको, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आएगी, दिस विल बी एफ ऑफ x1। अब जब मैं इसको यहाँ से इसको मीट करूँगा तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी हमारे पास में। अभी भी जो कर्व है ये दो पॉइंट से होके हमारे पास गुजर रहा है। थोड़ा क्लियर आया नहीं अभी, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश में ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट से होके गुजर रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एवरेज हमारे पास जो वैल्यू हम एक्स नॉट पे रेट ऑफ चेंज देखना चाह रहे थे, एक्स से लेकर एक्स नॉट तक जो एवरेज ली थी ये एवरेज उससे बेटर होगी। x1 से x नॉट तक की जो एवरेज है ये एवरेज x नॉट और x1 से बेटर आएगी, बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी x नॉट के लिए। अब मैं जितना क्लोजर होता चला जाऊंगा यहाँ पे उतनी मेरे पास वैल्यू जो है वो x नॉट पे
बेटर रिप्रेजेंटेशन आएगी कि एक्स नॉट पे एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज क्या है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स को अप्रोच कर रहा हूँ एक्स नॉट की तरफ। जब मैं एक्स को एक्स नॉट पे अप्रोच कर जाऊंगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त बेसिकली मेरे पास जो ये लाइन है, टेंजेंट लाइन है, मतलब ये जो स्लोप की लाइन है ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ये 2 पॉइंट से होके गुजर रही थी, लेकिन जब एक्स एक्स नॉट के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये लाइन हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट से होके गुजरेगी। इस वजह से इसको हम बोलेंगे कि अब सेकेंड लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी टेंजेंट लाइन में। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है कि जब सेकेंड लाइन थी तो वो 2 पॉइंट से होके गुजर रही थी और उस वक्त हमारे पास एवरेज चेंज यहाँ पे फाइंड कर रहे थे। और जैसे ही हमने एक्स को एक्स नॉट पे अप्रोच किया तो हम कैलकुलस में एंटर हो गए और इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और इसको हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो गया कि एवरेज चेंज से जब हम इंस्टेंटेनियस चेंज की तरफ जाते हैं तो बेसिकली हम डेल्टा एफ, ठीक है, डेल्टा एफ चेंज इन बिट, ये एवरेज ऑफ एनी 2 पॉइंट्स पे है ना, डेल्टा एफ से हम डी एफ की तरफ चले जाते हैं, डी एफ और डेरिवेटिव। और इसी तरह आप देख लें कि एक्स यहाँ पे पहले वैल्यू होती है कोई, जैसे अगर यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यू लूँगा, x1 ले लूँगा, x2 ले लूँगा, x3 ले लूँगा, क्योंकि मैं x नॉट के क्लोजर हो रहा हूँ तो x की कोई ना कोई वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता जाऊँगा। तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, तो ये मुझे एक स्लोप मिल जाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे स्लोप्स जो हैं ये सीकेंट लाइन के होंगे। लेकिन जैसे ही मैं x नॉट को अप्रोच करूँगा तो ये मेरे पास जो रेशियो है ये डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगी और अब मुझे एग्जैक्टली एक्स नॉट पे जो रेट ऑफ चेंज है वो पता चल रहा होगा। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि डेरिवेटिव बेसिकली कैसे वर्क कर रहा होता है। अब यही बात हमने यहाँ पे यूज़ करनी है कि डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो गया है। डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो गया, इसका मीनिंग ये है कि हमने जब x को x नॉट पे अप्रोच किया है उस वक्त ये वैल्यू ज़ीरो हुई है। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम को हल करने का एक वे ढूंढते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन था। अब इसमें चूंकि इस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये x नॉट है और यहाँ पे वैल्यू मैंने ले ली है x। तो x पे जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो ये आएगा, x नॉट पे मेरे पास पॉइंट ये आ रहा है। इन दोनों को जब मैं मीट करूँगा तो ये लाइन मेरे पास बनेगी। अब इस लाइन पे जब मैं स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ तो ये होगा जी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, बेसिकली हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। अब दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर दें तो आपके पास अगेन वही वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बेसिकली एवरेज चेंज आपके पास यहाँ पे आएगी, सीकेंट का फार्मूला बनेगा। लेकिन जब मैं एक्स नॉट को अप्रोच करने की कोशिश करूँगा तो ये जो मेरे पास फार्मूला है ये बेसिकली अप्रोच करेगा ज़ीरो को। वो भला कैसे, कि देखिए अब यहाँ पे इसका स्लोप ये है, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा मिड में लेकर जाता हूँ, सॉरी मिड से आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए इस जगह स्लोप क्या हो गया,
ये स्लोप हो गया। देखिए ये स्लोप पहले ज़्यादा था, अब ये स्लोप थोड़ा कम हो गया। इसको मज़ीद क्लोज़र हम लेकर जाएंगे इस पॉइंट पे, तो अब ये स्लोप कुछ तो है लेकिन मिनिमम होता जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जब x अप्रोच करेगा x नॉट को, तो ये स्लोप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा उस वक्त इसका जो डेरिवेटिव होगा एट f प्राइम ऑफ x नॉट, ये एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू x नॉट, इस वक्त f प्राइम ऑफ x नॉट जो है ये एग्जैक्टली ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन का टेंजेंट स्लोप जो है वो ज़ीरो होता है। अब काम की बात यहाँ पे ये है कि ज़ीरो होने से ज़रा पहले अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, लेट से यहाँ पे ले लेते हैं x1 की वैल्यू ले लेते हैं। जब ये वैल्यू हमने ली तो ज़ीरो होने से ज़रा पहले स्लोप जो था वो ज़ीरो नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अप्रोच किया तो वो ज़ीरो हो गया। अब मतलब क्या हुआ, अगर मैं x नॉट पे फाइंड करना चाह रहा हूँ स्लोप और लिमिट ख़त्म करके मैं अप्रोक्सीमेशन पे आ जाऊँ, क्योंकि जब लिमिट ख़त्म करूँगा तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं आएगा बल्कि डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। और क्या करूँ मैं, x नॉट माइनस एक्स की जगह पे लिख दूँ f ऑफ x1 और x नॉट माइनस x1। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ इस डेरिवेटिव की इस स्लोप के साथ, इस लाइन के स्लोप के साथ। और ये लाइन क्या है, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप है वो एक अप्रोक्सीमेशन है टेंजेंट लाइन के स्लोप की। अब x1 में जितना क्लोजर लूंगा x नॉट से, ये उतनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन आएगी। लेकिन इस अप्रोक्सीमेशन का फ़ायदा ये है कि अगर f प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये वाली जो रेशियो है ये ज़ीरो नहीं होगी। इट विल बी क्लोजर टू ज़ीरो बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला प्रॉब्लम हल हो जाएगा अगर मैं f प्राइम ऑफ पी एन को रिप्लेस कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर अब अपने फार्मूले की तरफ हम चलते हैं और उसमें हमने कुछ ऐसा केस लेके चल रहे थे कि f प्राइम ऑफ पी एन प्लस वन इज इक्वल टू पी एन माइनस एफ ऑफ पी एन डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ पी एन। अब लेट से ये जो p है ना, ये हमारे पास वो वैल्यू है जिस पे डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं और हमें ये लगता है कि इस पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूटन मेथड फेल हो गया है। अब हम कोई जेनेरिक वैल्यू लेते हैं पी एन माइनस वन विच इज़ वेरी क्लोजर टू पी एन। जैसे मैंने, आप यहाँ पे एज्यूम रख लें कि वहाँ पे हमने एक्स नॉट लिया था तो यहाँ पे हमने x1 ले लिया। इसी बात को जब हम लेके चलेंगे तो इसका मतलब है f प्राइम ऑफ पी एन, it will be approximately equal to f of pn माइनस f प्राइम ऑफ, सॉरी प्राइम कहाँ से आ गया, प्राइम तो नहीं है, f ऑफ pn माइनस वन डिवाइड बाई pn माइनस वन। हमने क्या किया, f प्राइम ऑफ pn की अप्रोक्सीमेशन ले ली। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बेसिकली f प्राइम ऑफ जो pn है ये इक्वल होगा लिमिट के और सम वैल्यू x इज अप्रोचिंग टू pn, और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ pn डिवाइड बाई x माइनस pn के। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू pn माइनस वन ली या x की वैल्यू x1 ले ली, x की वैल्यू x2 ले ली, इसी तरह कोई भी x की वैल्यू pn माइनस वन ले ली। pn माइनस वन मैंने इसलिए लिया कि मैं क्लोजर वैल्यू लेना चाह रहा था, तो pn माइनस वन विल बी द मोस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ pn, क्योंकि इससे अगली अप्रोक्सीमेशन pn बनती है, इससे अगली आइट्रेशन pn बनती है। इस वजह से मैंने pn माइनस वन ली है।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि डेरिवेटिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये थी जिसकी हमने अप्रोक्सीमेशन ये लिया। अब इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा पी एन माइनस एफ ऑफ पी एन। अब जब इसको मैं लिखूंगा तो ये बॉटम वाला जो है, क्योंकि पूरा डिवीजन में आएगा, एफ प्राइम ऑफ पी एन की जगह पे ये आएगा, तो ये बॉटम वाला ऊपर चला जाएगा, पी एन माइनस वन डिवाइड बाई एफ ऑफ पी एन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन। तो ये हमारे पास जो मेथड है इसको हम बोलेंगे एन स्टार्ट होगा यहाँ पे 1 से, 2, 3 एंड 4 है, ये चलता जाएगा, मूव करता जाएगा। इसको कहते हैं सीकेंड मेथड। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जैसे न्यूटन मेथड वर्क कर रहा था, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही वर्क करेगा। अगर ये हमारे पास कोई ग्राफ था, अब हमने क्या करना होगा, इस केस में दो हमें चाहिए होंगे। अगर एन की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये बनेगा P2 इज इक्वल टू P1 माइनस एफ ऑफ P1, P1 माइनस P नॉट, और एफ ऑफ P1 माइनस एफ ऑफ P नॉट। तो अब देखें, मुझे P1 की वैल्यू भी चाहिए और P नॉट की वैल्यू भी चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने सीकेंड मेथड को शुरू में देनी है। न्यूटन मेथड में सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए होती थी, तो यहाँ पे दो इनिशियल गैस है, एक मैंने P नॉट ले लिया और एक लेट से यहाँ पे ले लिया P1। तो यहाँ पे भी हम यही बात करूँगा मैं। ये देखें, एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास और एक पॉइंट मेरे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब आपको समझ आएगी बात की, क्योंकि हमने सीकेंड मेथड इसलिए कहा कि यहाँ पे सीकेंड लाइंस बन रही हैं, ठीक है। सीकेंड लाइन वो होती है जो कर्व को एटलीस्ट 2 पॉइंट से होकर गुजरे। अब ये कर्व को 3 पॉइंट से होकर गुजर रही है, और जब इसने इसको क्रॉस किया इस जगह पे, क्रॉस करने के बाद हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को हमने बोल दिया P2, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, चूंकि सॉरी ये गलत जगह ले ली मैंने, इस सीकेंड लाइन ने एक्स एक्सिस को जिस जगह पे क्रॉस किया वो ये वाला पॉइंट है, इसको फिर दोबारा कनेक्ट किया हमने यहाँ पे, और दोबारा कनेक्ट करने के बाद इसको बोल दिया P2। अब ये वैल्यू जो है हमारे पास P2, इसको और P1 को हमने दोबारा से कनेक्ट किया, तो आप देखें कि अब ये बेसिकली रूट हमारे पास ये वाला है P, तो P नॉट और P1 से स्टार्ट किया, P2 काफ़ी क्लोजर आ गया रूट के, और ये वैल्यू जो है अगेन P3, ये उससे भी ज़्यादा क्लोजर आ गई। अब मैं जब इसको मज़ीद आगे फॉलो अप करूँगा इसको, तो ये दोबारा से उसके और क्लोजर आ जाएगी। तो आपने देखा कि सीकेंड मेथड 2 पॉइंट से शुरू होता है और ये वर्क कर रहा होता है एग्जैक्टली न्यूटन मेथड की तरह, और हमें अप्रॉक्सीमेशन भी बाइसेक्शन मेथड से काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन न्यूटन मेथड इससे ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ पी एन की हमने अप्रॉक्सीमेशन ले ली थी। इस वजह से ये न्यूटन मेथड से सीकेंड मेथड कुछ वीक है, लेकिन बाइसेक्शन मेथड से ये फिर भी बेटर है। अब एक प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा फेमस प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। हमें पता है कि ये 0 से लेकर 1 तक के इंटरवल में इसका एक रूट मौजूद है। हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले इसको हम लिख देंगे इस फंक्शन की फॉर्म में, तो Pn+1 इज इक्वल टू Pn माइनस, अब एफ ऑफ Pn की जगह पे आएगा Pn माइनस कॉस ऑफ Pn, और Pn माइनस 1 डिवाइड बाई Pn माइनस कॉस ऑफ Pn
माइनस, ये साइन कई दफ़ा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, पी एन माइनस वन माइनस कॉज ऑफ पी एन माइनस वन। तो ये मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के हिसाब से सेकंड मेथड का जो फार्मूला था वो कन्वर्ट कर लिया। अब इनिशियल केस मुझे दो चाहिए, पी नॉट इज इक्वल टू, एक मैंने पहला ले लिया वैल्यू ले ली इस इंटरवल की और एक आखिरी ले ली। मैं इसको 0.1 और इसको 0.9 भी ले सकता हूँ P1 को। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली 1। n की वैल्यू जब हमने 1 ली तो इस केस में हमारे पास P2 इज इक्वल टू P1 माइनस कॉज ऑफ P1 माइनस P नॉट ओवर P1 माइनस कॉज ऑफ P1 और यहाँ पे माइनस आएगा P नॉट माइनस कॉज ऑफ P नॉट। तो P नॉट और P1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, यानी P2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब अगर मैं कैलकुलेटर में सेव करना चाहता हूँ तो मैं पहले से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि मैंने लेट से P नॉट को मैंने A बोल दिया है और P1 को B बोल दिया है। कैलकुलेटर में अब अल्फ़ा के साथ सेव करोगे ना, जैसे अल्फ़ा प्लस एक्स करते थे, इस तरह वहाँ पे A और B मौजूद होते हैं। तो आप P नॉट की जगह पे A लिख दो और इसकी जगह पे B लिख दो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाए आपकी। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसी केस में तो मैं इस फार्मूले को लिखूँगा इस तरह से, P नॉट मैंने A लिया हुआ है और P1 B लिया हुआ है, तो यहाँ पे B से स्टार्ट करूँगा, B माइनस कॉज ऑफ B माइनस A, यानी ये मैं वो लिख रहा हूँ जो मैं कैलकुलेटर में लिखूँगा। तो B माइनस कॉज ऑफ B माइनस A माइनस कॉज ऑफ A। अब मैं इसको लिखकर जब मैं इसमें वैल्यूज़ दूंगा तो A की वैल्यू मैं 0 दूंगा और B की वैल्यू 1 दूंगा, तो डायरेक्ट मुझे कंप्यूटेशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो P2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मैंने कैलकुलेटर में मोबाइल में कैलकुलेट किया, आप लोग फिजिकल कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि इसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब मैंने P1 और P2 फाइंड कर लिए, अब दोबारा से मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने A कौन सा लेना है और B कौन सा लेना है। तो मैं उसी सीक्वेंस में, पहले P नॉट P1 थे तो A B ये दोनों हो गए। अब जो लेटेस्ट वैल्यू आ गई P1 और P2, तो P1 को A कह दिया और P2 को B कह दिया। अब दोबारा जब मैं कैलकुलेट करूँगा और इसी फार्मूले को दोबारा कैलकुलेट करवाऊँगा, तो अब मुझसे जब वो B की वैल्यू मांगेगा तो मैं P2 की वैल्यू दूंगा और A की वैल्यू मांगेगा तो मैं P1 की वैल्यू दूंगा। तो ये मैंने कैलकुलेट करवाई है, P3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेज पे दोबारा से मैं ये करता हूँ कि जो लेटेस्ट वैल्यू है इसको P2 को A कहूँगा और P3 को B कह देता हूँ, और P4 फाइंड करने के लिए दोबारा से कैलकुलेट करवाता हूँ, तो देखें क्या आंसर आता है। ओके, P4 और P5 भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो अब आप देखें जिस तरह हमारे पास वहाँ पे न्यूटन्स मेथड में फर्स्ट 3 डिजिट सेम आ गए थे, तो यहाँ पे भी फर्स्ट 3 डिजिट्स सेम आ चुके हैं। अब अगर मैं P5 माइनस P4 करूँ और डिवाइड बाई P5 की मॉड से डिवाइड कर दूँ, तो लेट से जो देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव एरर जो है वो क्या आ रही है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है 0.40464। अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूँ 4.64 क्रॉस 1 2 3 4 एंड 5 10 टू पावर माइनस 5, ये रिलेटिव एरर हमारे पास आ गई है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने एप्सिलॉन 10 टू पावर माइनस 4 की जो टॉलरेंस है उसी को रख के किया है, और इसलिए मैंने एटलीस्ट 6 डिजिट्स मेंटेन किए हैं, 7 डिजिट्स भी लेके चलता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ये 6 डिजिट्स थे और यहाँ पे भी 6 डिजिट्स थे, इन दोनों में मैंने 7 डिजिट्स ले लिए। तो एटलीस्ट 6 डिजिट रखने चाहिए, 6 से कम नहीं करने, 6 से ज़्यादा कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि न्यूटन मेथड में हमने P4 में अचीव कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने P5 में वही वैल्यूज़ हमने अचीव की हैं।
तो ये सेकंड मेथड है। आप इस तरह के जो न्यूटन के लिए क्वेश्चंस आपने किए हैं या बाइसेक्शन के लिए किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। मैं आपको इसका मेथडोलॉजी बता देता हूँ। अब असल में ये प्रॉब्लम थी हमें यहाँ पे सेकंड मेथड में कि हम यहाँ पे रूट ब्रैकेटिंग नहीं कर रहे थे। जैसे P0 और P1 की बिटवीन रूट है, इसी तरह P2 और P1 की बिटवीन रूट है, P3 और P1 की बिटवीन रूट है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास एक ही साइड पे आ जाते हैं। जब एक ही साइड पे आ जाते हैं तो रूट तो बाहर रह जाता है और पॉइंट्स एक तरफ हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो कुछ स्लो हो जाती हैं, कंप्यूटेशनल कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि सेकंड मेथड तो लेके चलेंगे, लेकिन उसके साथ हम बाइसेक्शन मेथड वाला जो रूट ब्रैकेटिंग वाला ऑप्शन था वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे n लिया हमने और जो इंटरवल की वैल्यू थी स्मॉल a ली थी हमने, वहाँ पे स्मॉल a लेते हैं, स्मॉल a, उसके बाद स्मॉल b, और यहाँ पे जो हमारे पास p था वो a प्लस b डिवाइड बाई 2 लिया था हमने। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि सेकंड मेथड को इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमारा p जो है वो बेसिकली सेकंड मेथड होगा, f ऑफ b माइनस a डिवाइड बाई f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और आखिरी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी f ऑफ p। तो मैं ये डायरेक्ट आपको टेबल से ही ये बात बता रहा हूँ कि फॉल्स पोजीशन में और सेकंड मेथड में सिर्फ ये फ़र्क है कि हमने सेकंड मेथड में रूट ब्रैकेटिंग इन्वॉल्व करेंगे तो फॉल्स पोजीशन में बन जाएगा, या आप ये कह लें कि बाइसेक्शन मेथड में p इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2 की जगह पे अगर सेकंड मेथड यूज़ करेंगे तो वो फॉल्स पोजीशन मेथड बन जाएगा। तो अगर फर्स्ट इटरेशन हम लेते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू हमने 0 ली थी और b की वैल्यू हमने 1 ली, और जब 0 1 हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आया था 0.685073, 0.685073। इसको हम अब f ऑफ p में पुट करेंगे। सबसे पहले देख लें कि 0 पे साइन हमारे पास क्या आ रहा है और 1 पे हमारे पास साइन क्या आ रहा है। तो 0 पे साइन नेगेटिव है, 1 पे पॉजिटिव है, और p की पे जो हमने साइन कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव आया। तो जो साइन नेगेटिव आया इसका मतलब है कि इसको हम नेगेटिव को नेगेटिव की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 0.685073, और 1 हमारे पास पॉजिटिव आया तो 1 यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अब दोबारा से हम इसको अपने सेकंड मेथड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a की जगह पे हम यहाँ पे 0.68 रखेंगे और b की जगह पे हम 1 रखेंगे। तो अगेन हमारे पास 0.736289 पे भी आंसर नेगेटिव आया, इसलिए नेगेटिव वाली को हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.736298 यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब अपने फ़र्क याद रखना है कि जब भी हमारे पास ये साइन 1 वाला साइन जब चेंज होगा तो हमारी जो फॉल्स पोजीशन की कंप्यूटेशन है वो सेकंड मेथड से इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये एक ही तरह से चलता रहेगा तब तक फॉल्स पोजीशन एग्जैक्टली सेकंड मेथड की तरह वर्क करेगा, लेकिन जब हमें यहाँ पे ये साइन चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो उस वजह से हमारी एक कंप्यूटेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो जितनी दफ़ा ये साइन हमारा चेंज होगा उतनी दफ़ा हमारी उतनी कंप्यूटेशन हमारी कम हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि फॉल्स पोजीशन मेथड जो है ये ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज करता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड मेथड। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कंप्यूटेशनल कॉस्ट इस सेंस में ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आपको हर स्टेज पे एफ ऑफ पी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, आपको रूट ब्रैकेटिंग करनी पड़ रही है। तो बहरहाल ट्रेड ऑफ करना पड़ता है हमें, जिस मेथड से हमें जितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा होता है हम उसको लेके चल रहे होते हैं उसी तरह से।
एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब आपने ये करना है कि मैं आपको बुक के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। बुक में आपके पास सेकंड मेथड ये पेज 71 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि एफ प्राइम ऑफ पी एन को इन्होंने पहले इस तरह से डिफाइंड किया है, फिर इन्होंने एक्स की जगह पे पी एन माइनस टू रिप्लेस कर दिए बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोजर टू पी एन माइनस वन, और यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट हमने जब न्यूटन मेथड में की तो हमारे पास ये सेकंड मेथड आ गया। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि ग्राफिकली सेकंड मेथड कैसे वर्क कर रहा है। ये एल्गोरिथम है सेकंड मेथड का, और ये बिल्कुल तकरीबन जो है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड की तरह है। सिर्फ फ़र्क ये है कि p इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू की जगह पे अब यहाँ पे सेकंड मेथड आ गया। बाकी तकरीबन चीज़ें हमारे पास वैसे ही हैं। अब देखें स्टॉपिंग क्राइटेरिया वहाँ पे कुछ और था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली एब्सोल्यूट एरर जो है उसको यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे ये अपडेट कर रहे हैं कि सेट पी नॉट इज इक्वल टू पी वन, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू वन, पी वन इज इक्वल टू पी एन, क्यू वन इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। एग्जैक्टली ये आप इसको उसी तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, x इक्वल टू कॉज ऑफ x, या कॉज ऑफ x को लेफ्ट साइड पे ले आए तो x माइनस कॉज ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये वही एग्जांपल जो हम ट्राई कर रहे थे, वही एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने अप्लाई की हुई है। तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड मेथड में और न्यूटन मेथड में क्या डिफरेंस है, फिर आगे यही क्वेश्चन इन्होंने फॉल्स पोजीशन से भी किया होगा, और ये देखें ये फॉल्स पोजीशन से भी किया है, सेकंड से भी किया है, और न्यूटन मेथड से भी इसको ट्राई किया। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड सिमिलरली 11 एंड 12, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको मैंने 6 का पार्ट सी दिया था न्यूटन मेथड से करने के लिए, तो आप लोग 6 का पार्ट सी जो है ये सेकंड मेथड से भी करो और फिर इसको फॉल्स पोजीशन से भी करो, और डिस्कशन सेशन में हम इसमें देखेंगे कुछ और क्वेश्चन अगर हम वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।